अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हम देखेंगे के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। प्रोग्राम के एंकर पर्सन मंसूर अली खान साहब ज़ाती मसरूफियत की वजह से आज प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे। उनकी अदम मौजूदगी में आज ये प्रोग्राम करने की जिम्मेदारी मुझ पर है। नाज़रीन, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत और दुनिया की दूसरी बड़ी पार्लिमानी जमहूरियत पाकिस्तान की पार्लियामेंट में आज एक जैसी सूरत हाल नजर आई। वहां पर नरेंद्र मोदी खुद चलकर अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के पास गए, उनसे मुसाफा किया, मिले, नौ मुस्लिम स्पीकर को उनके जो डाइज है वहां तक छोड़कर आए। इसके साथ हमने देखा कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट में भी इसी किस्म की सूरत हाल थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद चलकर अपोजिशन बेंचेस पर गए, वहां पर अपोजिशन लीडर से मिले, मौलाना से मिले, उमर अयूब से मिले, असद कैसर से मिले, मुसाफा किया, खैरियत दरियाफ्त की। इसके साथ साथ उन्होंने आज फिर जब खिताब के दौरान जो खिताब किया अपना, अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी। उनका क्या कहना था, पहले ये सुनिए। इनके बानी को अगर वहाँ पर कोई मुसाइब हैं, मुश्किलात हैं, मैं आज फिर कहता हूँ, आए बैठ के बात करें और बैठ के मामलात को तय करें। बरमला आपके सामने पूरे मुअज़्ज़ज़ ऐवान को गवाह बनाकर कि हम नहीं चाहते कि इनके साथ इस तरह की ज्यादती जो हमारे साथ होगी। मुल्क को आगे लेके जाने के लिए, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए आए बैठे मिलकर पाकिस्तान के बेहतरी के लिए बैठ के बात करें। इसके अलावा कोई चाराकार नहीं। बहुत शुक्रिया। उन्होंने जब कहा है कि बात होनी चाहिए, बात तब होगी जनाब स्पीकर जिस वक्त मेरा वजीर आजम इमरान खान साहब बाहर आएंगे, तब होगी। आई थिंक जिस वक्त मेरे 180 सीट के मेंबरान बाहर आएंगे। ये जनाब आपने सुन लिया कि वज़ीर आज़म किस तरह मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं, मिसाक़ मईशत की बात कर रहे हैं। अपोजिशन की जानिब से जो बानी PTI है उनकी रिहाई और दीगर जो कारकुनान की रिहाई के हवाले से मुतालबा जो है वो सामने रखा गया। इसके साथ हमने देखा कि जो अमरीकी कांग्रेस है वहाँ पर करारदाद मंजूर हुई, जिस पर दफ्तर खारजा की जानिब से जो एक बयान है उसका रद्द-ए-अमल है सामने आया है। इस करारदाद को गैर ज़रूरी सामो अगर कहें तो करार दिया गया है। फवाद चौधरी साहब उन्होंने भी वॉइस ऑफ अमेरिका को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने आप बीती भी सुनाई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है उस पर भी खुलकर अपना जो है राय सामने रखी, इज़हार ख्याल किया। आज के प्रोग्राम में इन्हीं इशूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब निहाल हाशमी साहब, रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। हमारे जो दूसरे मेहमान मौजूद है अजहर सदीक साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर कानूनदान हैं। और हमारे जो तीसरे मेहमान हैं फरवा वही साहिबा, एंकर पर्सन है, सीनियर एनालिस्ट है। आप सब मेहमानों को बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। अजहर सदीक साहब, आज आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने आपको बाज़ाब्ता तौर पर पार्लियामान में खड़े होकर दावत दी है, मिसाक़ मईशत की बात कर रहे हैं, मुल्की मामलात को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो क्या वज़ीर आज़म की दावत कबूल करेंगे? बहुत शुक्रिया आदिल। मैं ये जो बात करने से पहले मैं बताता चलूँ, मैंने 5 जून 2023 में इंग्लैंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो कहा था पाकिस्तान को मिसाक़ पाकिस्तान की ज़रूरत है। मिसाक़ मईशत तो इनको खुद नहीं पता क्या क्या है क्या, यानी IMF के साथ बैठकर बजट बना लें, अभी तो उनको टर्मिनोलॉजी नहीं आती। मैं चैलेंज करता हूँ, ज़रा बताएं तो सही ना कौम को कि ये मिसाक़ मईशत है क्या, पहले खतो खाल तो बताएं ना, फिर इस पर यकीनन बात होगी, किसने कहा नहीं बात होगी। लेकिन जो बात है पाकिस्तान को मिसाक़ पाकिस्तान की ज़रूरत है। जो पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर दिए, टुकड़े मराज वो टुकड़े नहीं हैं जो आवाम में बह के नफ़रत के बीज बोझ दिए हैं, जो गरीब लोगों को, जो औरतों को, ख़वातीन को, बच्चों को झूठे जाली पर्चे जो दर्ज करके जो ज़्यादतियाँ की गई हैं इमरान खान के ख़िलाफ़। अभी बताएं ना कोई एक केस करप्शन, अच्छा वो क्या है, तोशा खाना रहने दें। मैंने 1947 से लेकर अब तक का डाटा निकाला है, 1990 से लेकर आज बता था क्या हुआ। फिर वही इलेक्शन कमीशन है कि जिसने तोशा खाना के एक जाली सा केस बनाकर इमरान खान को अंदर किया, सज़ा वो भी सस्पेंड हो गई है, इद्दत में भी आ जाना है बाहर। आप जो बात आगे जाने की करें ना आधे की, इस तरह नहीं है। वजह क्या हुई है? वजह ये हुई है, देखिए इससे पहले भी तो हाथ में ला सकते थे, आ सकते थे। क्या हुआ कि वो जो भांडा है वो फूट गया। सुप्रीम कोर्ट के सामने जजेस ने जब ये सवाल कहा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती हुई मखसूस रिश्तों के हवाले से, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हवाले से, दूसरी जो बड़ी बात है वो जो करारदाद आ गई है ना 901, उन्होंने तो उनकी जिंदगी हराम कर दी है। उसमें क्या कहा है? कोई सिफारिश की बातें नहीं है। उन्होंने कहा जो ज्यादती हुई है, ह्यूमन राइट वायलेशन की, आज़ादी इज़हार राय के खिलाफ, और ये जो इलेक्शन हुआ उसकी फेयर और फ्री इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इस पे भी अजहर सदीक साहब, इस पे भी बात करते हैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में, इस पे भी बात करते हैं। अभी जरा जो इन हाउस जो चीज़ें हैं, जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं, इसकी बेहतरी के हवाले से जो बात हो रही है, इसको जरा निहाल साहब, ये आज दावत दे दी, साथ साथ जो मुश्किलात हैं उसका भी तस्करा किया प्राइम मिनिस्टर ने कि खुद भी उन्होंने मुश्किलात देखी और नाम लिए बगैर कहा जी खान साहब जो हैं उनकी मुश्किलात हैं, उसको हम ख़त्म करना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मुश्किलात बहुत सारे, एक मुश्किलात होता है बिल्कुल ज़ाती, एक मुश्किलात होता है सियासी, एक मुश्किलात होता है रियासती। तो
अगर बानी पीटीआई के हवाले से ही बात करना है तो क्या उनकी अगर ज़ाती मुश्किलात पे वो फोकस करना चाहते हैं कि उनको जेल में सहूलतें दी जाएं मैक्सिमम, तो वो तो ऑलरेडी उनको दी जा चुकी है। अगर वो समझते हैं कि सियासी मुश्किलात को हल करना है तो बिल्कुल उसके लिए हल भी तैयार हैं। उसके लिए पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में अगर उनके नुमाइंदे हैं तो वो बैठ करके लीडर ऑफ द अपोजिशन को ये टास्क दिया जाए, वो स्पीकर साहब को बीच में डालें और रियासती जो मामलात हैं, जो उनकी पॉलिटिकल मामलात है, उस पर बैठ करके दोनों तरफ लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द गवर्नमेंट दोनों बैठ करके ट्रेजरी बेंच बैठ करके बात कर सकता है, सियासी मामला हल हो सकते हैं। तीसरा, अगर रियासती उमूर में कोई बात करनी है तो वो भी बैठ करके पार्लियामेंट में की जा सकती है, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गवर्नमेंट का काम नहीं होता है इसका। देखिए, गवर्नमेंट के जो फंक्शनरीज इदारे होते हैं वो मुकदमा दायर करते हैं और इसीलिए अदालतें हैं, और उसमें अगर मुखालफिन के जो वकील हैं वो अगर अच्छे दलाइल अच्छे सवायद के साथ आते हैं तो वो बरी हो जाते हैं। इमरान खान साहब को कई यहाँ पे रिलीफ मिली है, पाकिस्तान में जो अदालती निज़ाम उसी से रिलीफ मिली है, और कई केस में उनको रिलीफ मिली है। देखिए, माजी में भी हमने ऐसा नहीं, प्राइम मिनिस्टर कौन सी मुश्किलात कम करने की बात कर रहे थे? वजीर आजम अपने जो खिताब उन्होंने आज पार्लियामान में किया, कौन सी मुश्किलात थी जिनको कम करने की बात कर रहे थे? आप तो 3 मुश्किलात गिनवा दी, वजीर आजम कौन सी मुश्किल कम करने की बात कर रहे हैं? उनकी जाती मुश्किलात है तो जेल मैनुअल से हट के अगर कोई बन सकता है, या जेल मैनुअल के तहत ही अगर वो समझते हैं कि जेल मैनुअल में जो कुछ मराहत दी गई है उनको वो मराहत उनको नहीं मिला, केस ख़त्म नहीं होता। देखिए, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का भी केस ख़त्म नहीं हुआ था, गवर्नमेंट विड्रॉ नहीं कर सकती। उनको भी बेटे से तनख्वाह ना लेने के ऊपर उनको भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 8 और या 12 मुसलसल हेयरिंग हुई, 2-2, 3-3 घंटे की। मैं भी उसमें मौजूद था, आप लोग भी होंगे। तो आपको अल्टीमेट जो है वो कोर्ट है, कोर्ट से आपको रिलीफ मिलेगा इफ वंस यू आर फेसिंग एनी ट्रायल। तो मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिकल अगर मसाइल वो बड़ा स्पीडी रिलीफ मिला, वो भी था जैसे वो आए एग्जाइल से वापस आए, बड़ा स्पीडी उनको रिलीफ मिल गया। तो मतलब मामला बेहतर हुए तो स्पीडी जो है उनका ट्रायल हुआ, रिलीफ मिल गया। तो आप ये कह रहे हैं कि इधर भी ये चीजें हो सकती हैं जो केसेस बने हुए हैं। ये अगर आप मुझे बोलने दे तो मैं आपको जवाब दे दूं कि यही जजेस बैठे हुए जो आज बैठे हुए यही जजेस थे, और इन्हीं जजों ने अपनी मर्जी से ओपन ट्रायल किया है। कोई बंद कमरे में कैमरा ट्रायल नहीं हुआ मेरे भाई। तो स्पीडी तो होनी चाहिए रिलीफ। मैं समझता हूं कि पीटीआई वालों के भी स्पीडी रिलीफ होना चाहिए। किसी को डिले इन जस्टिस डिनाई इन जस्टिस वाली बात है, तो सबका ये हक है। आर्टिकल 25 के तहत सबको ये हक है, आर्टिकल 10 के तहत सबका ये हक है, और वो उनको मिलना चाहिए। मैं इस बात का उनकी हिमायत और तायीद करता हूं। चले, मुझे फरवा के पास भी जाना है। अजहर साहब, आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं? आप रिस्पॉन्ड कर ले, फिर फरवा को। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात बता दूं, आप शायद भूल गए हैं, निहाल हाशमी साहब की शायद मैं भूल गए हैं। नैब ने आके खुद कहा था कि हमने केसों की पैरवी नहीं करनी, भूल गए हैं। वो जब आए थे वो डील करके आए थे लंदन से, ये भी रिकॉर्ड की बात है। उनके लिए बायोमेट्रिक काम हुआ था, हम सब ने देखा है। प्रोसिक्यूटर जैसे बदले गए, तब्दील किए गए, ये जो बैठ के ना मजाक करना अच्छा नहीं लगता। वो जो बातें हैं ना, वो बैठ के अगर तो मैं भी एक जवाब दे दूं, मैं खत्म कर लूं ना, मैं खत्म कर लूं। निहाल हाशमी साहब, इसी चैनल पे बैठ के निहाल हाशमी साहब, आप मुझे बात कर लेने दें। मंसूर अली खान के प्रोग्राम में मेरी एक बात सुनिएगा, बात कर लेने देना मुझे। और अगर आ गए तो मैं शर्त लगाया था ना आपने, आप शर्त भी हार गए। भाई जरा बात कर लेने दे, कौन सी शर्त आ रहा हूं मैं? इस निजाम की तबाही की बात कर रहा हूँ, इस निजाम की तबाही की बात कर रहा हूँ। ये जो बैठ के डीले करके आए हैं, ये जो बाजवा से मुलाकातें होती रही हैं आप लोगों की, ये जो बाजवा के साथ अंडरस्टैंडिंग रही है आपकी, ख्वाजा आसफ ने कहा है। अभी ख्वाजा आसफ मुझे ये बताए ना, एक बात जवाब दे, ख्वाजा आसफ ने किस हैसियत में कहा है और किस हैसियत में हनीफ बासी कह रहे हैं, किस हैसियत में ये कह रहे हैं कि इमरान खान जेल के अंदर है। उधारा यार, थोड़ी सी शर्म और हया होनी चाहिए बात करते हुए। क्या किया आपने? आप लोगों ने तो निजाम की तबाही कर दी है। आज पहुंचा दिया, खड़ा है आप लोग पॉलिसी तबाह हो गई, आपके वजह से हमारे दाखिला पॉलिसी तबाह हो गई। कमाल आपने नौजवानों के साथ क्या किया, आपने एग्रीकल्चर के साथ क्या किया। मैंने आपको आराम से बात करते थे, पूरे सियासी लोगों को आप खुदारा झूठ बोलने के अलावा काम कोई नहीं आपको, झूठ बोलने के अलावा काम है कोई और आपको? झूठ ये बात कर रहा हूं, बात सुने, फिर बात कर सीनियर आदमी है और आप बैठ के ये बात करते रहते हैं ऐसी। मुझे बात खबर जवाब दे दीजिएगा। आप कमाल हो गया। ऊपर डील करके आया, डील करके आया, बाजवा से मुलाकात हुई। मैं नहीं कह रहा, जुबैर ने कही है। क्या बात कहते हैं आप? जो मर्जी कहते रहे आप काहे कुरान की कसम खाओ, खाओ कुरान की कसम। यहाँ बैठ कर
खाओ आप कुरान की गोतान कसम यहाँ तलाशी कर रहे हैं, बैठकर। कोई कैसा नहीं मुलाकात हुआ? की है। करो कुरान की कसम जी यहाँ। मैं कसम खा सकता हूँ, मैंने कोई डील भाई नहीं देखी, कुरान कोई की कसम मुलाकात खाओ नहीं यहाँ देखी। बैठकर, और ऐसे न बातें कौन ना ने करें देखी। बैठकर आप। ये आप जैसे झूठे लोग बोल ओ सकते भाई हैं, फिर वही बात, बोहतान ओ लगाते गलत हैं आप। भाई, मैं आपने नहीं तो ये कह 35 रहा, पंचर जुबैर आपका था, आपने पहले भी एक जुबैर झूठ बोला आपका था, था, राना नवाज शरीफ सनाउल्लाह नहीं आपका आएंगे था। आगे। राना सनाउल्लाह मेरा आप आदमी तो अपना नहीं मुंह है, देख पाते जुबैर हैं मेरा आईने आदमी में? तो नहीं है। आप इतना भाई ये झूठ लोग बोलते किनके हैं, लोग इतना थे? झूठ कमाल बोलते हो गया हैं। यार, कौम आपको देख रही कमाल हो है, गया। आप कौम आप तो आपको झूठ देख पे रही है, झूठ बोलते आपकी रहते किसी हैं। बात पे भाई कौम सच को और इतबार सीरियस नहीं। बातें किया आप करें लोग आकर। खुद गर्जी की सियासत बातें करते करते नहीं हैं, आप। आप खुद गर्जी की सियासत भाई करते हैं, खुदा रहा ज़्यादा यार। चले 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 सियासत ठीक हो करते गया, हैं। ये ठीक हो गया। अब दोनों पार्टीज अपने अपने टाइम की बातें कर रही है। ये अब हमारी तल्ख हकीकत है कि किसने किस दौर में क्या किया और ये कौम के सामने है। इसका अच्छे और बुरे का फैसला कौम नहीं करना है। फरमा आप देख रही है सूरत, प्राइम मिनिस्टर जो है पार्लियामान में आके आज दावत दे रहे हैं अपोजिशन को, तो ये मुज़ाकरात में से कितने ज़रूरी हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह स्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल अदम इस्तेहकाम की वजह से मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं, लोगों को मुश्किलात का सामना है, तो मुज़ाकरात कितने ज़रूरी हैं? Thank you so much for inviting me. और before answering your question, I want to say something, क्योंकि बड़ी लंबी बहस चल रही है। देखिए हमारे मुल्क में we are stuck in a perilous situation right now, और ये विशियस सर्कल है। तो इसे समझने की ज़रूरत है कि हमारे सियासतदान, खा वो इमरान खान साहब हो या उनकी जमात हो, नून लीग हो उनकी जमात हो, पीपल्स पार्टी हो उनकी जमात हो, MQM हो या JUIF हो और दीगर जमातें, उनको ये बात समझने की ज़रूरत है कि एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी फेवरेट, ठीक है, लेकिन जब उनकी आंख खुलती है एट द एंड ऑफ द डे तो उनको पता चलता है कि वो तो लय पालक हैं, और फिर उनको लगता है कि नहीं ये दूसरा वाला फेवरेट हो गया है, हम लय पालक हैं तो इसको हम नीचे उतारें। और इसी प्रॉब्लम की वजह से आज हम यहाँ पर खड़े हैं। मेरे लिए दोनों काबिल एहतराम हैं, निहाल हाशमी साहब भी और अजहर सिद्दीक साहब भी। तो पॉइंट ये है कि आप बातचीत से ही हल निकाल सकते हैं। रही बात वज़ीर आज़म के सवाल का, आपने मुझसे पूछा है, देखिए वज़ीर आज़म ने जब हल्फ उठाया था तो तब भी उन्होंने चार्टर ऑफ इकोनॉमी और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात की थी, मगर यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जिनसे आपने चार्टर ऑफ इकोनॉमी और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करना है इमरान खान साहब से, वो आपसे बात करना नहीं चाहते, वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, ठीक है। और आप भी ये बात जानते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ही एक की रोल है जो प्ले कर सकती है। अगर कल को इमरान खान के साथ इस्टेब्लिशमेंट की बात हो जाती है तो फिर उनका पत्ता कट जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं असेंबली के फ्लोर पे तो कहते हैं, और नून लीग के साथ बहुत बहुत कुछ हुआ भी है, मगर अमली तौर पे कोई ऐसा काम नहीं किया जाता। आप स्टेटमेंट्स उठा के देख लें, एहसन इकबाल साहब की स्टेटमेंट है कि 5 साल के लिए अंदर जाता हुआ देख रहा हूँ, 5 साल से पहले बाहर नहीं आना चाहिए इमरान खान को। देखिए ये केसेस अदालतों में हैं, लेट दी जुडिशरी डिसाइड कि क्या होने वाला है। आप लोग टेबल टॉक कर सकते हैं, जो कि मुझे होती हुई दिखाई नहीं देती है। शहबाज, वन मोर पॉइंट, शहबाज शरीफ साहब आप तकरीर में कह रहे हैं कि हम बैठ के बात करते हैं, हम इनसे भी बात करने को तैयार हैं, तो मुझे बताएं कि आपको आज ये नज़र क्यों आ रहा है जब आपको लग रहा है कि शायद रिजर्व सीट्स वाला मामला हो सकता है हल हो जाए, क्योंकि 2 केसेस में इमरान खान निकल गए हैं, तीसरे केस में भी कल समाअत है, हम देख लेंगे उसका क्या हाल होगा। तो आपको ये नज़र आ रहा है कि शायद गवर्नमेंट अब बंद गली में जाती जा रही है और आप इसे बहुत लंबा नहीं चला सकते, तो आपने उनके साथ बात करनी ही करनी है। अब प्रॉब्लम ये है कि जिनसे बात करनी है वो भी इस बात को समझने से मतलब ये गवर्नमेंट की मुश्किलात की आप जो बात कर रही हैं, आपको ये लग रहा है कि कुछ बढ़ने जा रही है, जो जिस तरह शेख रशीद साहब भी कह रहे हैं 12 इस हवाले से जी फरवा, जिस तरह शेख साहब भी बात करते हैं कि आइंदा 3 माह जो है वो हुकूमत के लिए मतलब डिसाइसिव होगी, मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। उसमें खसूसी तौर पर जो वो बात करते हैं इन्फ्लेशन, महंगाई, उसकी एक बड़ी वजह, बिजली के बिल जो अब अगस्त के महीने में मजीद ऐड ऑन होकर आएगा, वो एक बड़ी वजह हो सकते हैं। वो तो सुप्रीम कोर्ट में एक बड़े ओहदे की बात को मद्देनजर रख के कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में काजी फायजीसा साहब का जाते हैं तो क्या होगा वगैरह वगैरह। मैं कोई ऐसी प्रेडिक्शन नहीं करती हूँ, हमारे मुल्क में प्रेडिक्शंस चल भी जाती हैं, कभी बेकार भी हो जाती हैं, लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज़ समझ आ रही है बीइंग अ जर्नलिस्ट, वो ये है कि आप सबकी आपस की लड़ाई में आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आप सब लयपालिक हैं, आप में से कोई फेवरेट नहीं है। तो खुदा का वास्ता है कि आप, अगर आपको समझ आ गई है, सबके साथ एक एक दो दो दफ़ा ये इंसिडेंट हो चुके हैं और हमने देखा है। वन मोर थिंग, इमरान खान साहब के केसेस में से छुटकारा मिलना एक अलग केस स्टडी है, जो कि अजहर सिद्दीक साहब भी बड़े कॉन्फिडेंट है, मगर उनका इक़्तिदार में आना इट्स एन अदर स्टोरी। क्योंकि हमने देखा है कि नवाज शरीफ साहब के केसेस तो खत्म हो गए, मगर वो चौथी बार वजीर आज़म नहीं बन सके। अगर इमरान खान साहब बाहर आ भी जाते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि 9 मई वाला बयानिया, क्योंकि इस मुल्क में 2 बयानिए चल रहे हैं, कि इमरान खान का और एक 9 मई वाला, तो मुझे नहीं लगता कि वो 9 मई वाले बयानिए को डैमेज
कोई भी होता हुआ बर्दाश्त करेगा। इसलिए इक़्तिदार में आना एक अलग कहानी है। हाँ, अदालतें अगर रिलीफ दे देती हैं और सही बुनियादों पर देती हैं तो उसके ऊपर बात की जा सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि नून लीग अभी मुतहम्मिल है इमरान खान के बाहर आने के लिए, क्योंकि अगर इमरान खान साहब आप खान साहब के जो बाहर आने की बात कर रही है, एक तो पहले भी जो आपने बात की, बड़ी सी बात की, लैब पालक आप कह रही है ये इसी सिस्टम के इसी सिस्टम के बेनिफिशियरी है, इसलिए इस सिस्टम को वो ठीक करना भी नहीं चाहते। उनको बाजार ये लगता है कि आइंदा भी वो इसी सिस्टम के तहत, इस सिस्टम में रहते हुए ही पावर में आ सकते हैं। अभी जो आप बात कर रही हैं कि अंदर रखने के हवाले से खान साहब को, राना सनाउल्लाह ने क्या कहा, शेख साहब क्या कह रहे हैं? राना साहब कह रहे हैं कि बाज़ाहिर उनको तो नहीं लगता कि जल्दी बाहर आएंगे, हुकूमत में उनकी सियासी बात जो है आप पावर में है, वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। साबिक वज़ीर दाखिला रह चुके हैं, उन्होंने क्या कहा और शेख साहब क्या कहते हैं, जरा पहले ये सुन लीजिए। केस नया भी बन सकता है, कोई इधर उधर से जो है वो कोई तलाश किया जाए तो वो निकल भी सकता है, और ये कोशिश तो होनी चाहिए, होगी कि वो जितना ज़्यादा अरसा मेहमान रहे उतना बेहतर है। शेख साहब, इमरान खान के तकरीबन सारे केसेस ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं, अब एक केस रहता है। सियासी मंजरनामा क्या देख रहे हैं आगे? देखें जी, उसको ये रहा नहीं करेंगे, कोई बेवकूफ़ समझ रहा होगा कि भाई ये केस पे केस करेंगे। हमने क्या किया? देखिए जी, आपने सुन लिया, शेख साहब को भी सुन लिया, राना साहब को भी सुन लिया, उनको नहीं लग रहा कि खान साहब को जल्द रिहाई मिलेगी। निहाल हाशमी साहब, अगर केसेस खत्म हो जाते हैं, कल जिस तरह अदालत में इद्दत वाला केस है वहां पे भी उनकी सजा मुअत्तल हो जाती है, तो उसके बाद कैसे आप लोग उनको मतलब जेल में रख सकते हैं? अदालत से रिलीफ मिल जाएगा तो बाहर आ जाएंगे, क्या करेंगे? क्या ऐसा करेंगे? देखिए, हम उनको, देखिए हम जेल में नहीं रख रहे हैं उनको, जेल जुडिशल कस्टडी में है, अदालती हुक्म के तहत वो जेल में है, इंतज़ामी हुक्म के तहत वो जेल में नहीं। अगर अदालती हुक्म के तहत ये बावर कराया जाएगा हुकूमत को कि ये बरी हो गए तो वो चले जाएं घर। हमारे हुक्म के तहत वो जेल में नहीं है, वो अदालती हुक्म के तहत जेल में है। लेकिन वो जो राना साहब नए केसेस की बात कर रहे हैं, कोई नए केसेस भी बन सकते हैं, और वो बात कर रहे हैं कोई नया केस आ जाएगा, कैसे नया केस आ जाएगा? और क्या ये कोई प्लान करके रखा हुआ है कि अगर इसमें कोई उनको रिलीफ मिलता है अदालत से, कोई नया केस बना लेंगे? देखिए, हमने कोई प्लान नहीं किया। अगर इमरान खान साहब ने माजी में या हालात के देखते हुए या हालिया दिनों में अगर उन्होंने कोई प्लान किया और जिस तरह से वो प्लान करते हैं, तो अगर वो अपने लिए खुद ही खड्डा खोदते हैं तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? अगर आप इमरान खान को इस बुनियाद पे छोड़ दें आज़ाद कि वो वज़ीर आज़म रह चुके हैं, तो पाकिस्तान के आर्टिकल 25 का क्या बनेगा? फिर पाकिस्तान के अदालती निज़ाम का क्या बनेगा? पाकिस्तान में और भी तो हज़ारों कैदी हैं, बल्कि लाखों होंगे जो बेचारे छोटे छोटे जुर्म में जेल की सज़ा काट रहे हैं। तो ये आप आर्टिकल देखिए, हम भूल जाते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा था, उन कौमों की तबाही हो जाती है जहाँ बड़ों के लिए एक इंसाफ, गरीबों के लिए और कमज़ोरों के लिए दूसरा इंसाफ। सारे लोग PTI के पार्लियामेंट में भी चीख रहे हैं, कायदे के खिलाफ भी चीख रहे हैं, मेरे लीडर को रिहा करो। कभी किसी मासूम आदमी, किसी छोटे जुर्म करने वाले की रिहाई के लिए बात की? कभी आपने निज़ाम को बेहतर करने के लिए बात की? क्या निज़ाम है? आप निज़ाम घुमा रहे एक शख्स के गिर्द, ये बड़ी ज़्यादती की बात होगी। अगर उनको अदालत छोड़ती है, हमारे तरफ से कोई एतराज़ नहीं होगा, जाए अपने घर। वो मतलब कल अगर उनकी सजा मुअत्तल हो जाती है इद्दत केस में, तो बासानी घर जा सकते हैं, कोई MPO नहीं आएगा, कोई डिटेंशन ऑर्डर नहीं आएंगे, कोई DC नुक्से अमन कुछ ऐसा नहीं होगा, कोई वजारत दाखिला का नोटिफिकेशन नहीं आएगा? उनका देखें, उनका अमल लोगों के पब्लिक एट लार्ज के लिए नुकसानदेह ना हो, अगर वो पब्लिक एट लार्ज को नुकसान ना पहुंचाता हो, रियासती इदारों को, रियासती चीज़ों को, देखिए हुकूमत का काम होता है रियासती इदारों को और उसकी चीज़ों की हिफाजत करना, लोगों की जान और माल की हिफाजत करना। आर्टिकल 25 या आर्टिकल 10 जितना एप्लीकेबल है खान साहब पे, उतने ही एप्लीकेबल है पाकिस्तान के 24-25 करोड़ लोगों के ऊपर भी। तो रियासत किसी एक फ़र्द के लिए रेस्ट ऑफ द पाकिस्तानीज़ को सज़ा नहीं दे सकती है, उनको डिप्राइव नहीं कर सकती। तो मैं समझता हूँ हर आदमी को अपने अमल से साबित करना पड़ता है कि वो आइन और कानून का कितना एहतराम करता है। चले फरवा, क्या देख रही है राना साहब को जो बयान है जिसमें वो फरमा रहे हैं कि कुछ केसेस बन भी सकते हैं? बज़ाहिर उसे तो ये लग रहा है कि हुकूमत इस मूड में नहीं है कि खान साहब का कल उनकी सजा मुअत्तल भी हो जाती है तो उनको घर जाने दे। देखिए, राना सनाउल्लाह साहब ने मेरे ही प्रोग्राम में बैठ के कहा था कि इमरान खान का वजूद, इनका वजूद ही खतरा है, जिस पे उनको बाद में एक्सप्लेनेशंस भी देने लग गए पड़ी। पॉइंट ये है कि अगर आप, अगेन मैं कहूँगी कि अगर आप सियासत के अंदर किसी के वजूद के होने को ख़तरा समझें तो फिर आई थिंक सियासत होगी नहीं।
अगर आपका कंपटीशन ही नहीं है तो फिर तो वो वन मैन शो है। आप फिर जहाँ से आए हैं वहीं से तर्रा मिनटा डालें और फिर आप 5 साल बैठे, आप और 5 साल बैठ जाएं, जैसे इमरान खान साहब के बारे में कहते हैं कि 15 साल प्लान था। पॉइंट ये है यहाँ पर कि इमरान खान का बाहर आ जाना इज अ डिफरेंट स्टोरी। नवाज शरीफ साहब जब वतन से बाहर गए थे तिब्बी बुनियादों पर, और एक अरसे के बाद जब वो पाकिस्तान वापस आए थे, तो जो पीटीआई वाले इल्ज़ाम लगाते हैं कि रेड कार्पेट उनको मिला था और उनके बायोमेट्रिक्स वहाँ से लिए गए थे जाकर और उनको रिलीफ मिला था, वो एक सेपरेट स्टोरी थी। मगर नवाज शरीफ साहब चौथी बार वजीर आजम नहीं बन सके। इस्टेब्लिशमेंट आपको केसेस में रिलीफ तो दे सकती है शायद, मगर इक़्तिदार की सीढ़ियां नहीं चढ़ा सकती, ना चढ़ाएगी तब तक जब तक आपके और उनके इंटरेस्ट एक पेज पर नहीं होंगे। ये बात समझने की जरूरत है। लेकिन 12 अक्टूबर 1999 को भी मियां साहब की गवर्नमेंट खत्म हुई थी, उसके बाद वो एग्जाइल में गए, मुशर्रफ दौर पूरा, फिर वापस आए 2013 में, वो फिर प्राइम मिनिस्टर बने ना एक बार दोबारा, मतलब थर्ड टाइम भी तो प्राइम मिनिस्टर बने इन्हीं हालात के बाद। आप इस चीज को समझें कि मियां साहब और इमरान खान साहब के कैरेक्टर में बहुत फर्क है। मियां साहब ने भी वो गलतियां रिपीट की तो उनको उनकी सजा भुगतनी पड़ी। इमरान खान साहब ने एक एक्सट्रीम गलती की है और वो 9 मई का वाकया है। आप चाहे या मैं चाहूं, जिन्होंने 9 मई का वाकया उमिट करना है वो कभी नहीं होने देंगे। अगर उन्होंने अपनी सफ़ों में छानबीन की है, अगर उन्होंने अपनी सफ़ों में ऑपरेशंस किए हैं और वहाँ पर एहतसाब किया है, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या आप समझते हैं कि जिन लोगों पे केसेस चल रहे हैं उनको इतनी आसानी से बग़ैर किसी वजह के इतनी आसानी से रिलीफ मिल सकता है? मेरा तो दिमाग ये बात मानने को कासिर है। उसकी एक बुनियादी वजह है कि इमरान खान साहब के पास पॉपुलैरिटी तो हो सकती है, मगर उनके पास वो अथॉरिटी नहीं है। जिन लोगों ने अथॉरिटी देनी है, जिन पे ये आज इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये क्यों शरियत आफरीदी बार बार कहते हैं बात करेंगे तो आईएसआई से के चीफ से करेंगे, बात करेंगे तो आर्मी चीफ से करेंगे। इनके बेशतर लोग ये बात करते हैं भी, क्यों करते हैं कि हमने बात करनी तो एस्टैब्लिशमेंट से करनी। इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि अगर मैंने जिस दिन ये बात की गवर्नमेंट से, उस दिन ये गवर्नमेंट चली जाएगी। आपको क्या लगता है कि वो लिटरल मीनिंग में गवर्नमेंट लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं? आप उसको डायसेक्ट करें। गवर्नमेंट का मतलब क्या? इमरान खान साहब जो गवर्नमेंट है उसको गवर्नमेंट समझते हैं? वो तो उनको गवर्नमेंट समझते हैं जो गवर्नमेंट चला रहे हैं, जो उनके दौर में भी चला रहे थे। ये बात इमरान खान साहब ने ऑन रिकॉर्ड बोली हुई है। तो वो बात ही उनसे करना चाहते हैं। और ये नून लीग भी समझती है, जानती है, मानती है कि हमारा तो बीच में लेना देना नहीं है। ये दो फरीकैन की लड़ाई है, एक तरफ एस्टैब्लिशमेंट है, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी है। तो इन लोगों ने बात करनी है। अजहर साहब, ये जो भी फरवा ने एक पॉइंट रेज किया है जिस पर बात कर रही है कि 9 मई वाकयात में जो लोग मुलविस है, आज जब प्राइम मिनिस्टर ने दावत दी अपोजिशन को मुज़ाकरात की, तो उमर अयूब साहब ने वही मुतालबात सामने रखे। चले खान साहब के अलावा जो दीगर लोग, जिस तरह हसान न्याजी का नाम भी लिया आज उमर अयूब ने, तो कैसे मतलब इनके सजाएं मतलब ख़त्म हो सकती हैं, माफ़ हो सकती हैं? वीडियो ऑडियो सारी ऑन रिकॉर्ड है, तो इतनी जल्दी कैसे, मतलब क्या मुतालबा आपका जायज़ है? आदिल बहुत शुक्रिया। एक बात तो मैं बड़ी, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले अरमा पर कम निकले। राना सनाउल्लाह और बाकी सब किरदारों का सामने आ गया। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बातें करते रहे, आज मुंह से क्या बातें निकल रही हैं। इन्होंने सबक नहीं सीखा सियासत से। इन्होंने अगर चाहते तो मिसाके पाकिस्तान की बात करते, पाकिस्तान को आगे ले जाने की बात करते, लेकिन वजह क्या है? नहीं, ये किस चीज से सबक नहीं सीखा? मतलब आप क्या कह रहे हैं जो आपके दौर पे उनके साथ हुआ, जिस तरह उनके ऊपर केसेस बने, राना सनाउल्लाह को गिरफ्तारी की गई उनकी, जिस तरह उनके घर वालों के साथ जो कुछ हुआ, अब उससे कह रहे हैं सबक नहीं सीखा, वो बता रहे हैं। एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, ना नैब को हम चलाते थे, ना बाकी जितने पर्चे हैं वो सारे आगे। ANF के सरबराह कौन थे मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, वो समझना चाहिए। ये नहीं सीखे ना, ये तो पुराने खिलाड़ी है ना। नहीं, वो अल्लाह को जान देनी है। आपके मिनिस्टर कहते थे, आपके प्राइम मिनिस्टर खान साहब उस टाइम कहते थे कि नैब बिला तफरीक कार्रवाई करता है। एक मतलब बड़ी तारीफ करते थे जावेद इकबाल साहब की, और उनकी रिकवरीज, उनके केसेस के हवाले से खुल के बात करते थे। शहजाद अकबर जो है वो बड़ी भारी भरकम प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठकर करते थे कि नैब बहुत अच्छा अदारा है, बड़ा अच्छे से काम कर रहा है जनाब, वो केसेस और मुल्की पैसा, मुल्की दौलत बाहर से पाकिस्तान लेकर आएंगे पूरे मामला। तो आज आप उसको ऑन ही नहीं कर रहे। नहीं आदिल, मैं बात ये नहीं कर रहा। 85 से ये प्रोजेक्ट आए हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हम गद्दार कहते रहे हैं, है नहीं गद्दार, वो मुल्क से निकल ना सके। ये साहब जो है ना, ये इसको वतन कहती हैं, इसको निकाल के भी ले जाते हैं, ले आते हैं, निकाल के ले जाते हैं, ले जाते हैं। जो फरवा ने बात की है, मैं उसी फरवा की बात को ज़रा मैं और स्टाइल से कर रहा हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट के खिलाड़ी रहा नवाज शरीफ, पहले दिन से अपना ज़ियाउल हक के सर पे बैठ के आया, गोद में बैठा रहा, बाप कहते रहे, अब्बा जी उसको कहते रहे। और आज भी देखे ना, जब क्या हुआ, मैं नहीं कह रहा,
मैं मंसूर के प्रोग्राम में ही ख्वाजा आसफ आए थे, उन्होंने कहा था कि अपना ना अगस्त 2018 में हुकूमत आई थी, अप्रैल 2019 में जनरल बाजवा से रब्ता हो गया था उन्होंने पंजाब का, फिर आपने देखा कि मुल्क से बाहर चला गया और फिर जैसे ही हालात ठीक हुए वो पाकिस्तान में आ गया। लेकिन मैं ये इमरान खान और नवाज शरीफ में एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क बता दूँ, इमरान खान कोई डील करके बाहर नहीं गया, कोई एनआरओ नहीं किया। अभी भी शहबाज शरीफ ने आज जो बात की है वो एनआरओ मांग रहा है ना, वो डीलों की बातें क्यों करेगा, गुफ्तगू करे। अगर सच पूछ रहे हैं तो वो एनआरओ मांग रहा है और वो क्या चाह रहा है कि आने वाले दौर में अब इमरान खान को और क्या पीछे करना है। यानी 9 मई की बात फरवा की बात अपनी जगह पर मौजूद है, पर 9 मई में कोई एविडेंस अभी नहीं है, अभी तक किसी कोर्ट ने कन्विक्ट नहीं किया, बल्कि कई पर्चे खारिज हो गए हैं, एक्विटल यानी डिस्चार्ज हो गए हैं कि एविडेंस कोई नहीं। और इमरान खान हारे को पता है कि वो कहाँ था, नैब की कस्टडी में था, बल्कि नैब ने कुछ और लोगों की कस्टडी में था, वो चीज़ भी सामने आ चुकी है। बात जो आ गई है ना, आप लेके जाना चाहते हैं ना इस मुल्क को, वो बात है मिसाके पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। आप यानी शहबाज शरीफ आ जाके कहता है कोई मसला है, परेशानी है, वो भाई 2.5 सालों से आप क्या कर रहे हैं, आपने तबाह बर्बाद का, यानी ये बात कर रहे हैं ना निहाल हाशमी साहब की आवाज़ नहीं उठाई। भाई 14,000 वर्कर्स हैं जिनके साथ ज्यादती हुई हैं, गरीब लोग हैं, कई जेलों में मर गए हैं, इनका बताएं अगर आज तक 85 के प्रोजेक्ट ने आकर कितने गरीबों को बाहर निकाला, कितने गरीबों के लिए आसानी रखी। सोचना सिर्फ ये है कि इन चीज़ों को आगे अगर ये एक मौका अच्छा था। मैं जब कह रहा था ना 5 जून 2023 को मिसाके पाकिस्तान की, आज एस्टैब्लिशमेंट का हाथ छोड़ देना चाहिए था, इन्हें नहीं छोड़ा इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट का हाथ, और उसी को बैठ के कोशिश क्या कर रहे हैं, उन्हीं के नाज नखरे ये उठा रहे हैं। मैं अगर आप देखें ना, वोट को इज्जत दो का नारा लगाती नहीं ना मरियम सफदर, कहाँ गया वोट को इज्जत दो का नारा। आज जो देख रहे हैं आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो जो 1 पेज है वो भी तारीख का हिस्सा है ना, वो आपके दौर में था, मतलब उस टाइम आपकी हुकूमत थी, 1 पेज की बातें आप लोग करते हैं। निहाल साहब, आज मिसाके पाकिस्तान की दावत दे रहे हैं आप, मिसाके जमहूरियत और मिसाके मईशत की बात कर रहे हैं, मिसाके पाकिस्तान ब्रॉडर प्रॉस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो इस पे बैठ के बात हो सकती है? देखें, आपको अगर याद होगा कि एज ए लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब ने 2018 में अपनी पहली तकरीर में दावत दी थी इमरान खान साहब को कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर आए, आपको मुबारक हो, आए, अब आप प्राइम मिनिस्टर बन गए, जैसे भी हैं, आए, आके पाकिस्तान की मईशत के लिए बात करते हैं। और ये ऑन रिकॉर्ड है ये बात, और ये बात आज हम नहीं कह रहे थे कि पूरी दुनिया में मईशत प्राइमरी चीज़ होती है, फोकस्ड होती है। इंडिया में 1992 में उनके पास बड़ी क्राइसिस आ गई। मनमोहन सिंह ने मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से पूछा कि आपकी मईशत इतनी अच्छी कैसे है, और बहुत अच्छी मईशत थी मोहम्मद नवाज साहब के 90 और 92 के दरमियान। तो उन्होंने एक नया काम किया, उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक जगह बैठाया और उन्होंने कहा व्हाट इज़ योर कॉमन एजेंडा। तो वह एक नया फार्मूला तय हुआ, कॉमन मिनिमम नेशनल एजेंडा। और फिर 92 ऑनवर्ड वो फिर मुड़ के नहीं देखे। ये नहीं हुआ कि जिस तरह से आज हमारे यहाँ हुआ है कि अमेरिका में खड़े होकर इमरान साहब ने कहा कि जनाब हम तो इनके एयर कंडीशन उतार देंगे, पंखे उतार देंगे, जेल में डाल देंगे। बात सारी है कि किसी कौम को आगे लेके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इसीलिए बनाया गया था, उसमें पाकिस्तान के आइन के बाद अगर कोई बड़े जामे दस्तावेज़ है पाकिस्तान के सियासत में तो वो है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि मिसाक़े जमहूरियत, उसके अंदर मिसाक़े पाकिस्तान में है, मिसाक़े मईशत भी है। और हम फिर बार बार इनको दावत देते हैं कि आए, बैठ करके पाकिस्तान है, रहेगा, मगर हमें आज पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए, उसकी मईशत को ठीक करने के लिए, पार्लियामेंट को मजबूत करने के लिए, दीगर गैर सियासी क़ुव्वतों की ताकतों को, मुदाखलतों को, अदालती मुदाखलतों को कम करने के लिए हमें बैठ के काम करना पड़ेगा। जब तक हम काम नहीं करेंगे, अगर हम पाकिस्तान से बाला गैर मुल्की मुदाखलत की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक साहब भी इस पर बात करती रही है कि उनकी जो हुकूमत है तहरीक अदम एतमाद, वो अमेरिका की जानिब से इनिशिएट हुआ और यहाँ पाकिस्तान में उसको एग्जीक्यूट किया गया। आज हमने देखा हनीफ अब्बासी साहब ने पार्लियामेंट के बाद गुफ्तगू की और उन्होंने उसको साजिश करार दिया, जो वहाँ अमेरिकन कांग्रेस में करारदाद जो है वो पास हुई है। अभी एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद जो अमेरिका में करारदाद मंजूर हुई है इस पर बात करते हैं। अभी एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अमरीकी कांग्रेस में जो करारदाद पेश हुई है इस पर बात करते हैं। फरवा, क्या देख रही है, क्या ये हुकूमत भी अब अगर घर जाएगी, खुदा ना खास्ता अगर जाती है किसी तहरीक के नतीजे में, तो ये यही बयानिया होगा कि हमारे खिलाफ भी साजिश हो गई है और अमेरिका से ही साजिश हुई है?
देखिए फिलहाल जो आपने अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान की बात की है, मैं पहले थोड़ा सा उस पर कॉमेंट कर दूं। आई डोंट थिंक सो कि वो कोई इतना इफेक्टिव होगा। ये फ्यूटाइल हो सकता है। उसकी एक रीज़न ये है कि हाँ, आपको याद होगा कि जब खान साहब के दो वज़राए ख़जाना ने आईएमएफ को लेटर्स लिखे थे, तो उस पे आईएमएफ ने कोई रिएक्शन नहीं दिया था। और अगर ये मशरूत नहीं है आईएमएफ के साथ, तो मेरा नहीं ख्याल बनता कि पाकिस्तान को इसका कोई ख़ास डैमेज होगा। और एक बयानी जो नून लीग और दीगर पार्टीज़ जो हुकूमती हैं वो पीटीआई के ख़िलाफ़ अपना रही हैं, वो ये है कि इन्होंने ज़ाहिर लॉबिंग फर्म्स हायर की थी, और आप माने या ना माने कि वो लॉबिंग फर्म्स काम तो कर रही हैं। और उन्होंने जो है बिल्कुल। इसके थ्रू जो है एक इम्पैक्ट डालने की कोशिश की थी। तो माय पॉइंट ऑन दैट। लेकिन आपने जो सवाल किया है गवर्नमेंट जाने का, देखिए कोई भी ये नहीं कह सकता कि गवर्नमेंट रहेगी या नहीं रहेगी। थोड़ा सा क्रूशल टाइम है पाकिस्तान का, उसमें से निकलना पड़ेगा। अगर तो निकल गए, खास करके शहबाज शरीफ साहब के लिए, तो फिर मेरा ख्याल से 5 साल गवर्नमेंट रहेगी भी, और हो सकता है कि हम शहबाज शरीफ साहब को भी लीड करते हुए देखें वज़ीर आज़म की कुर्सी पे, या जैसे पहले सिस्टम चलता रहा है कि वज़ीर आज़म चेंज होते रहे हैं, गवर्नमेंट चलती रही है, वैसे भी हो सकता है। लेकिन माय माय कंसर्न हियर इज कि आप ये चीज़ समझने की कोशिश करें कि जब तक आप बैठकर इस्टेब्लिशमेंट को किक आउट करने की बात आपस में नहीं करेंगे, तो ये अमल दरामद नहीं होगा। आप चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट, पीटीआई की बात कर रही हूँ, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपना किरदार थोड़ा कम कर दे सियासत से, और इंटरफेरेंस ना करे। यही बात 2017 में मियाँ साहब भी कर रहे थे, उस वक्त किसी को याद नहीं आया था। आज बिल्कुल। मियाँ साहब खामोश हैं, इमरान खान साहब बोल रहे हैं, कल को हो सकता है दोनों बोल रहे हों और जरदारी साहब खामोश हों। तो हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि एस्टैब्लिशमेंट के कुछ की रोल्स हैं, कुछ डिफरेंट सेक्टर्स में, कैबिनेट की आपकी डिफरेंट, आप यू नेम इट, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो हैंडल करते हैं। एक लिमिट तक आपको इजाज़त होती है, उसके बाद ज़ाहिर है कि एस्टैब्लिशमेंट का एक रूल होता है, चाहे वो आईएमएफ से डील करने का मामला हो, या दोस्त ममालिक से कर्ज लेने का मामला हो, या फिर आपकी इंटरनल जो दाखिला के मामला हैं वो हो। अगर तो आप उसमें इंटरफेरेंस नहीं कर रहे, तो नवाज शरीफ साहब हों, जरदारी साहब हों, इमरान खान साहब हों, मौलाना फजल रहमान साहब आ जाएं, वो एक पेज पे अच्छे तरीके से रहेंगे। द मोमेंट आप उससे एक्सीड करेंगे, आपका एक पेज क्रैक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को समझें कि अगर आप चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट अपने रोल पर रहे, और व्हेन इट कम्स टू एस्टैब्लिशमेंट, इट्स नॉट मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, इट्स जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट एज वेल। अगर आप दोनों को रोल में रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको फराख दिली का मुजाहरा करना पड़ेगा। आपको कैदी नंबर 804 से भी बात करनी पड़ेगी, उसके नाम पर बैन नहीं लगाना पड़ेगा। आपको ट्विटर बंद नहीं करना पड़ेगा, बैन नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपने ट्विटर इसलिए बैन कर दिया कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए जो रियासत के खिलाफ है। फिर 71 की वीडियो भी आ गई सामने, और फिर उस पर भी हमने देखा कि बहुत लंबी एक बहस चली, और फिर ज़ेर ताब आ गए कैदी नंबर 804। तो इसका हल ये है कि आप मेच्योरिटी के साथ, सेंसिबिलिटी के साथ इस बात को समझें कि अगर सगे होंगे तो आप सब एक दूसरे के साथ, मैं इस पे थोड़ा सा अगर ऐड करूं तो फिर आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि मुस्बत रिपोर्टिंग कर लें 6 महीने 2 साल, मतलब अच्छी अच्छी खबरें दिखाएं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे बात ना करें। मतलब ये भी मैं इसमें ऐड कर दूं जो ये माजी का हिस्सा है। अजहर सदीक साहब, आज देख रहे हैं जिस तरह इस करारदाद के ऊपर फॉरेन ऑफिस ने भी रिस्पॉन्ड किया है, इसको इसके वक्त को, इसके सियाको सबाक को गैर ज़रूरी करार दिया है, और जो इस टाइम जो दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन है उसमें ये मतलब ये मुताबिकत नहीं रखती ये करारदाद। तो कैसे देखते हैं स्टेटमेंट को? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि ये ममालिक जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ में एटलीस्ट रूल ऑफ लॉ, पाकिस्तान का रूल ऑफ लॉ का इंडेक्स 131वें नंबर से गालबन 132 नंबर पे जा चुका है। हम रूल ऑफ लॉ को सिर्फ अदालतों से जोड़ते हैं, अदालतों से नहीं जोड़ना है, सारे सिस्टम के साथ जोड़ना है। हम ये सारा कुछ देख रहे हैं ना, पुलिस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, नैब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, FIA पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, एंटी करप्शन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। आज शीरी मजारी का केस खारिज कर दिया ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ख्वाजा साद रफ़ी के अगेंस्ट नैब ने बनाया था। मैं तो देखे ना, मैं आज कहता हूँ, आज जो मर्जी करें, शहजाद अकबर ने कह दिया SN इकबाल का, आज बोल तो रहे हैं ना सच, वो कम से कम उस सच को ओन तो करें। ये सच ओन करने के लिए तैयार नहीं। अब सुन लें अगली बात कि वो जो 901 करारदाद है, ज़रा उसके सारे पहलू पढ़ लीजिएगा, वो सिर्फ एक इशू के नहीं है। उन्होंने आपका रूल ऑफ लॉ बता दिया है कि आप एक ऐसी जगह पे रह रहे हैं, पत्थरों के ज़माने में रह रहे हैं एक्चुअली,
और उन्होंने आपके लिए वार्निंग दी है। और अगर मिसाल के तौर पर करारदाद इतनी अहम नहीं थी तो वजारत खारजा लेकिन अगर साहब जिस करारदाद को लेकर आज आप लोग शादियाने बजा रहे हैं, आप लोग खुश हैं, ये इसी कंट्री की करारदाद है जिस पर आप खुद इल्जाम लगाते रहे हैं कि उसी मुल्क ने आपकी हुकूमत के खिलाफ साजिश की थी। आज उसी मुल्क की पार्लियामान एक करारदाद मंजूर कर रही है, उस पर आप खुश हैं? देखिए जरा वाज़ेह फ़र्क बता दूं आदिल आपको, वो किसका था? वो हुकूमत वक्त का था, वो अमेरिकन गवर्नमेंट का था। यहाँ डिफरेंस क्या है? यहाँ पार्लियामेंट की बालादस्ती है, वहाँ की पार्लियामेंट कह रही है। वहाँ हमने पार्लियामेंट पे इल्ज़ाम नहीं लगाया था कि जो ऑपरेशन रजीम चेंज है, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने ये काम किया था और अब कोई डाउट नहीं रह गया, उसका सबूत ले लिया मेरे से। हमने देखा कि यही पार्लियामेंट थी, पाकिस्तान की पार्लियामेंट थी। अपनी पार्लियामेंट को तो मुकद्दम हम नहीं बना रहे ना सर। हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, पार्लियामेंट में सिक्योरिटी मामला के ऊपर इजलास होता था, प्राइम मिनिस्टर जाते नहीं थे, ऑपोजिशन लीडर से बात नहीं करते थे। उस टाइम जो चले आप लोग ये कहते थे, आप लोग हुकूमत में थे, 2018 इलेक्शन आप लोग जीते, उसको आप कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन था। ओके, ऑपोजिशन को जो सीटें मिली वो मिली, तो जो ऑपोजिशन लीडर बना उसे बात नहीं करते थे आप, तो उस पार्लियामेंट को बेवकूफ आप लोगों ने किया ना अपने दौरे हुकूमत में। लेकिन गैर मुल्क की मिसालें दे रहे हैं आप। आदिल देखिए मैं बताऊँ, याद रखिए लर्निंग प्रोसेस है, हमेशा सीखता रहता है। मैं ये नहीं कहता, चूँकि अब इसका बाद जवाब इमरान खान साहब देंगे, याद रखिएगा। लेकिन अब आप आइंदा वाले दौर में इमरान खान को एक चेंज इमरान खान देंगे, ये नहीं है वो डिले करके नहीं किया, याद रखिएगा। इसलिए डिफरेंट इमरान खान है इस वक्त वहाँ पर। वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आ जाएं, बैठकर एस्टैब्लिशमेंट मौजूद रहनी चाहिए। कौन कह रहा नहीं रहना चाहिए, पर उतनी वहां रहना चाहिए। अभी एनक्रोचमेंट कितनी कुछ हो गई है, अब कोई रह गया? गिरफ्तारियां कौन कर रहा है, जेलों को कंट्रोल कौन कर रहा है? चले ये एक तब्दीली हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा उनके मौक़िफ़ में कि अब जो माजी की गलतियां उनको कम से कम एडमिट कर रहे हैं कि हाँ वो गलतियां हुई, हमसे माजी से सीख रहे हैं। चले एक अच्छी चीज़ है। निहाल साहब आप ये बता दें कि जो करारदाद है आज, जिस तरह हनीफ अब्बासी ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ एक सिहूनी जो है साजिश करार दिया है इसको, जो है देखिए एक बात तो ठीक है कि हमें हाउस इन ऑर्डर करना है, और जिनके वैसे हाउस इन ऑर्डर नहीं होता है उनको ये सोचना है। अभी मेरे भाई ने एकदम से दोगलापन दिखाया, डबल स्टैंडर्ड किया। अभी अमेरिका और उसकी पार्लियामेंट इनको बहुत अच्छी लग रही है। अभी इनको अपना मुल्क और अपने मुल्क की पार्लियामेंट अच्छी नहीं लग रही है, अपने मुल्क का निज़ाम इनको अच्छा नहीं लग रहा है। जहाँ से इसको कहते हैं मीठा मीठा, हप हप, कड़वा कड़वा। मैंने कोई तो कौमी हमारी गैरत होती है, कोई तो हम जान निसार करें अपने मुल्क पे। इसीलिए मैं कहता हूँ इनकी सियासत खुदगर्जी की सियासत है। ये हर उससे बात करने को तैयार है, हर उस चीज़ की तारीफ करने को तैयार है जिसके वजह से इनको इक़्तिदार मिल जाए और इनकी तमाम करतूतों को क्लीन चिट दे दिया जाए। ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए पॉलिटिकल, अगर आपने तकरीर करते हुए, रैली निकालते हुए, जुलूस निकालते हुए, धरना देते हुए गिरफ्तार हुए तो दैट इज़ ए पॉलिटिकल मैटर, उस पर बात हो सकती है। मगर अगर आप रियासत की इमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं, आप रियासती इदारों को नुकसान पहुंचाते हैं, लोगों की जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ को आप नुकसान पहुंचाते हैं जिसकी हमने जिम्मेदारी ली है, तो इनको एक लकीर खींचना होगा। ये खुद क्लियर नहीं है कि ये चाहते क्या हैं, इनको पता ही नहीं कि ये क्या चाहते हैं। कंफ्यूज पार्टी है, कंफ्यूज लोग हैं। इनके पार्टी में 3-4 किस्म, आप देखें ना सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, बिल्कुल कंफ्यूज है। कोई कहता है पीटीआई तो थी पार्टी, आपने ज्वाइन क्यों नहीं किया? कोई कहता है हम सुन्नी है, कोई कहता है हम पीटीआई। ये क्या चला रहे हैं ये लोग, इनको खुद नहीं पता। तो इनको पहले खुद क्लियर होना पड़ेगा कि व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, व्हाट दे आर वांट। अब जो बातचीत करना है तो वो पहले मैंने जैसे कहा कि 3 इनके मसाइल हैं, एक ज़ाती मसाइल हैं, एक सियासी मसाइल है और एक रियासती मसाइल, हुकूमती मसाइल है। तो उनमें ये बैठ करके बात करें, हम हमेशा बात करने को तैयार हैं। और जो इनका हक है इनको हक मिलना चाहिए, और जिन्होंने किया है उसका भी इनको खैमियाजा भुगतना चाहिए। अच्छा, आप जो इंडिकेट कर रहे हो ये लग रहा है कि बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फैसला साजी का इस टाइम फौकदार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर, अब साबिक रहनुमाई कहेंगे उनको, फवाद चौधरी साहब जो हैं मिनिस्टर थे, खान साहब के बड़े करीब समझे जाते थे, उन्होंने भी जो मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है उसके ऊपर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया है और उनके बारे में कुछ बातें की हैं। पहले ज़रा सुने फवाद साहब क्या कहते हैं। पीटीआई की जो मौजूदा लीडरशिप है उसके प्रॉब्लम्स ये हैं कि उनके कद इतने छोटे हैं कि उनकी सारी सियासत इस पे खड़ी है कि कोई बड़े कद वाले लोग शामिल ना हो जाएं और उसकी वजह से वो बिल्कुल ही चूहे ना बन जाएं। इस वक्त जो लीडरशिप है उसका क्या रोल है, उनका क्या कद है? ये लोग हैं पीटीआई में जो इस वक्त लोगों को नाम भी नहीं पता उनके वो कौन है। सो जो पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप है उसकी तो कोई कुर्बानियाँ भी नहीं है, इनका तो कोई कद नहीं है कि ये किसी तौर के ऊपर भी सियासत में
ये जी आपने सुना जी, फवाद चौधरी साहब फरमा रहे हैं और कद बता रहे हैं कि मौजूदा जो लीडरशिप है, मौजूदा जो चेयरमैन है, जो बाकी जो इस टाइम फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान तरीके साहब को लीड करने वाले लोग हैं, उनकी पॉलिटिकली क्या वर्थ है। अजहर सिद्दीक साहब, फवाद साहब के जो ये उन्होंने इंटरव्यू दिया है, आप भी बड़े करीब रहे हैं, वो क्या कहेंगे उनकी अजहर सिद्दीक से एक सवाल मैं जरा जवाब दे दूं, निहाल हाशमी साहब बाद में बात कर लीजिएगा। जी जी चल अजहर सिद्दीक साहब, ये निहाल साहब के भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं जी। निहाल साहब आप भी ऐड कर लें जी, एक साथ ही अजहर साहब जवाब देंगे। असल में इनको तलाश है जनरल एहसान क्या, इनको तलाश है जनरल पाशा का, ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी का, बाजवा का और फैज़ हमीद की तलाश में है ये, जो अब इनको दस्तियाब नहीं है। अच्छा चले मैं जवाब दे देता हूँ। अब वो सवाल तो पूछे, सवाल क्या था? अच्छा, ये सवाल कहना चाहते हैं मुझे, मैं जवाब दे देता हूँ। पहली तो बात है वबांगे दोहल कह रहा हूँ, हमें किसी ऐसे किसी की तलाश नहीं है और ना हम तलाश करेंगे, ये भी मैं बता दूँ आपको। ये गलत फहमी है, हम कोई नवाज शरीफ नहीं है, हम कोई मुस्लिम लीग नून नहीं है कि जो 85 से लेकर आज तक यही काम करती रही। अब आते हैं अगली बात की तरफ। देखिए मैं फवाद चौधरी चौकी अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाले से मसाइल चल रहे हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, उनका अपना एक नुक्ता नज़र है। देखिए खान साहब से मुलाकात होती है, अगर खान साहब को किसी पे एतराज़ हो ना तो वो इनसे किसी से मुलाकात ना करें। ठीक है रिजर्वेशन है, हर एक कोई अपना रोल है, कोई थोड़ा कर रहा है, कोई कम कर रहा है, कोई ज़्यादा कर रहा है। ये टाइम है जोड़ने का। यहाँ पर तमाम सियासी मैं आज भी समझता हूँ, यानी मुझे बहुत सी चीज़ों का पता है, बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन यहाँ पर आगे लेकर चलना है और इकट्ठी होकर चलना है। और ये फैसला अगर इमरान खान, अगर ये देखें ना, इमरान खान साहब बाहर होते हैं ना और वो एस्टैब्लिशमेंट या ये तमाम PDM की जमातें ये कामयाब होगी ना कि इमरान खान को जेल में रखा हुआ मिलने नहीं देते, यानी हमें मिलने के लिए 15-20 मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ऑर्डर लिया तो मुलाकात कर सका और उन्होंने बाकायदा वहाँ बैठे कहा कि हर हफ्ते मिला करें आप। लेकिन क्या होता है, यानी मैं पिछले 15 दिन से कह रहा हूँ, वो हर रोज आज मुलाकात कराते हैं, कल मुलाकात कराते हैं, और मुलाकातें वो जेल वाले काम नहीं करते वो नंबर ऑफ रीजन। अभी जब मौका है ना, वो अगर ऐसी कोई बात होती फवाद साहब पाकिस्तान तरीके साहब में है, पाकिस्तान तरीके साहब का हिस्सा है, आपका नाम को अहमियत नहीं देते हैं PTI वाले। छोटी सी बात बताऊँ आपको, मैं एक छोटी सी बात बताऊँ, मैं निहाल हाशमी तो नहीं हूँ ना कि आज उनको तो बातों का पता नहीं, उनके लीडरशिप बड़ी क्या क्या बातें कर रहे हैं। मैं जाके मिलता हूँ लीडर से, मेरी मुलाकातें होती हैं, मैं गुफ्तगू करता हूँ उनके साथ। ऐसा नहीं है, जितनी बातें आज निहाल हाशमी साहब ने की हैं, उनकी लीडर जितने लीडर ने आके राना सना उन्होंने कही हैं, सब ने की, सबको उसके मुखालिफ बातें की हैं। कोई एक बता दें कि ये जो बातें इन्होंने आज कही हैं इनकी लीडरशिप ऑन करती हो। यानी खुदारा यार सीरियस होकर इस मामले को देखे। और मैं जो बात कह रहा हूँ उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, यानी मिसाके जमहूरियत तबाह हो गया। आपने क्या किया, आपने डिफेक्शन की क्लॉज के हवाले से जो जुल्म किया इस कौम के साथ, क्या मिला आपको? आपको आगे चलना। चलिए शॉर्टली ये बता दें, फवाद साहब हिस्सा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। ये फैसला जो है ना, इमरान खान साहब बेहतर समझते हैं, पार्टी का जो चेयरमैन है, जो ताहियात चेयरमैन है, ये वो बेहतर समझती हैं। यानी मैं इस बारे में अभी कोई नहीं कह सकता, और ये कोर कमेटी जाने, उनका काम जाने, वो इस बात को किस एंगल से देखती है। फवाद चौधरी की खिदमत है, इसमें कोई जवाब दे दे कि उनकी बातों में वजन दिखाई देता है। देखिए अब जिस तरह हम देखते हैं कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैनशिप हो, बाकी मामलात हो, एक गैर सियासी रवैया हमें पार्टी की जो मौजूदा लीडरशिप जो बाहर हमें नजर आती है उसका नजर आया। कुछ बातों में वजन तो दिखाई देता है कि उस तरह से मेच्योरिटी नहीं है जो मौजूदा लीडरशिप है उसमें। देखिए एक बात मैं आपके सामने रख दूं, मैं फिर बताता चलूं कि पार्टी के लीडर के सिमत का तयन करना होता है। यहाँ पर मसाइल बहुत हैं, बात अंदर को, यानी कई दफ़ा मुलाकात नहीं होती, एक हफ्ता अगर मुलाकात ना हो तो इमरान खान साहब तक बातें कैसे पहुँचें, किस तरह ये बात आए, किस तरह पार्टी पॉलिसी आए। यानी यहाँ अदालतों के अंदर वीडियो लीक में तो डरते हैं, आप अंदाज़ा लगाए ना, वो एक वीडियो लीक हो गई और तस्वीर लीक हुई, आपने देखा नहीं क्या हालात बने यहाँ पर। यहाँ सिर्फ है, कोई बात नहीं, कोई दूर नहीं है। मैं बहुत जल्द निहाल साहब क्या कहेंगे, फवाद साहब के जो बयान है क्या कहते हैं आप उसके, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप के बारे में फवाद साहब जो कह रहे हैं, आप क्या कहते हैं उस पर? मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता जी, मैं उनके उस बयान से। देखिए मैंने वाजे कर दिया कि इनकी पार्टी में तीन राय है, तीन मुख्तलिफ धड़े हैं, 3 धड़े हैं। अब मुझे नहीं मालूम, मैं इसके पार्टी के बारे में फैसला करने वाला कोई नहीं हूँ, मगर एक बात मेरी साबित हो गई जो फवाद ने कहा कि इस पार्टी में इमेच्योरिटी है और एक कॉमन वॉइस नहीं है और सबके अपने एजेंडे हैं। चले आपका पॉइंट आ गया। फरवा आप क्या देख रही है? फवाद साहब पार्टी जो लीडरशिप है उसके बड़े करीब समझे जाते थे, मुश्किल टाइम भी देखा उन्होंने, उसके बाद पार्टी से बाकी लोगों से जरा मुख्तलिफ अंदाज में उन्होंने साइडलाइन किया खुद को, लेकिन बाद में जिस तरह वो दोबारा मंजर-ए-आम पे आए, जिस तरह पार्टी के हवाले से अपना मौक़िफ़ भी दे रहे हैं, तो आप क्या देख रही हैं उनके इस बयान को और जो मौजूदा लीडरशिप है जिस तरह उसको तनकीद का निशाना बनाया उन्होंने?
देखिए, किसी भी जमात में इख्तलाफ राय भी होता है और इख्तलाफात की बुनियाद पर राहें जुदा भी होती हैं। उसकी रीसेंट मिसाल जो है मैं नून लीग से निकालूंगी। हमने शाहिद खाकान अब्बासी देखे, हमने मिफ्ता इस्माइल देखे, हमने मोहम्मद ज़ुबैर साहब देखे। तो पार्टीज़ के अंदर से लोगों का निकलना एक प्रैक्टिस है और हो सकता है कि उनको वहाँ पर ब्रीदिंग स्पेस ना मिल रही हो। रही बात फवाद चौधरी साहब की, कमिंग टू द पीटीआई पॉइंट, देखिए फवाद चौधरी साहब के टियर के जो ग्रुप के जो लोग थे, अब आपको वो मंजर आम पर नजर नहीं आते क्योंकि उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई और वो दस्तबरदार हो गए और उन्होंने सियासत खैरबाद कह दिया 9 मई के बाद। तो जाहिर है कि किसी ना किसी ने तो उभर कर आना था और क़यादत को संभालना था। और फिर जैसी भी क़यादत आई है वो आप लोगों के सामने है। कुछ लोगों के तो नाम भी शायद लोगों ने पहली बार सुने थे और फिर ऐसे ऐसे लोग भी जीते हैं कि जिनको शायद मुझे लगता है कि खालिस्तान वोट ही इमरान खान की तस्वीर पे मिला है। तो ये तो होता है और ये होगा क्योंकि आपकी जो एक जिसे कहते हैं ना कि सॉलिड लीडरशिप है या थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, वो नहीं है। इसका फवाद चौधरी साहब से पहले उमर अयूब साहब भी इसका इजहार कर चुके हैं, शेर अफजल मरवत साहब भी इसका इजहार कर चुके हैं, गो के वो भी इसी टेनोर में ऊपर आए थे। लेकिन पॉइंट ये है कि क्या इसको दो तरह से देखा जा सकता है। मुझे लगता है कि ये टू वे स्टोरी है क्योंकि इस वक्त ऐसी लीडरशिप की भी ज़रूरत है जो हर चीज़ अली अमीन गंडापुर साहब की तरह ना करे या ना कहे। थोड़ी सी कामनेस होनी चाहिए ताकि अगर कल को डायलॉग्स होते हैं तो वो लीडरशिप जो इसको लीड कर रही है वो सैनिटी के साथ, सेंसिबिलिटी के साथ मुज़ाकरात की टेबल पर बात करने के लिए बैठ जाए और बात मनवा भी ले या मान ले, दोनों तरफा बात है। ठीक है, आप ये आप कह रही हैं कि बेचोड़ लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पहले रहे हैं, असद उमर साहब, फवाद चौधरी है, दीगर जो इस तरह के लोग हैं वो दोबारा से मतलब पार्टी के अंदर शामिल हो सकते हैं। पार्टी का अपना डिस्क्रिशन है, लीडरशिप की डिस्क्रिशन है किस तरह उनको वेलकम करती है कि नहीं करती। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर की जानिब से जिस तरह हम देख रहे हैं कि डायलॉग की दावत दी गई है अपोजिशन को, तो एक अच्छा मौका है तमाम सियासी जमातें बैठकर चले अदारों को भी उनकी हदूद तक मुतय्यन करें और जो अपने जो कौमी मामलात हैं इसके ऊपर बैठ कर बात करें, क्योंकि जो नुकसान है वो एक आम आदमी का, मुल्क का, कौम का हो रहा है। तो इस पर बेहतरी ऐसे ही आ सकती है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी, तमाम स्टेक होल्डर एक साथ बैठें और मामला जो है अफाम व तफहीम के साथ हल कर लें। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।